से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि नहीं साहब, मैं किसी तरह से बच करके आया, नहीं तो मेरी तो जान चली जाती। मुझे लगता है कुछ अतिशयोक्ति है। इस प्रकार से कोई चीज नहीं थी कि कोई ऐसा उनका कोई घेराबंदी नहीं हुआ था, कोई लोग उन तक पहुंच नहीं पाया था, किसी ने गाली नहीं दिया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और यूपी तक एक बार फिर से हाजिर है अपना स्पेशल शो यूपी किसका का डिबेट। आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जहां हम मौजूद हैं। सबसे पहले हम प्रतिमा दिखाएंगे महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, क्योंकि इनसे हर कोई सीखा है, चाहे कोई राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ हो। पहले गेस्ट से हम रूबरू कराएंगे। शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार जानकी शरण द्विवेदी जी। उनके बगल में आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी। उनके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे सपा के प्रवक्ता राजेश दीक्षित जी, और सबसे लेफ्ट में देखेंगे बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं राकेश तिवारी जी। शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे, सरकार बीजेपी की है। राकेश जी, क्या यूपी चुनाव एक तरफा है या आपको लगता है कोई विपक्ष है? कोई विपक्ष नहीं है, एक तरफा है। हम राम के अनुयायी हैं और चारों तरफ राम का राज्य है, इसलिए हमारे टक्कर में कोई नहीं है। सारी तरफ भाजपा ही भाजपा। टक्कर में कोई नहीं है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, दावे किताबी हैं। देख लीजिए बेरोजगारों की लाइन, देख लीजिए देश और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा। अब की बार बाबा जा रहे हैं वापस, और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बाबा जा रहे हैं? बाबा न जा रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी भारत से जा रहे हैं दिल्ली की गद्दी से, और न उत्तर प्रदेश से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास किया है, विकास के आधार पर, सांस्कृतिकवाद पर। हम ये फिर दोबारा 2022 में। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जहां जा रहे थे पंजाब में, वहां पर रैली में लोग नहीं थे, इस वजह से पूरा किया गया। क्या आप क्या सच्चाई लगती है? वो सब सुनियोजित है, वो सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री जी को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया था, उनके मार्ग को अवरोध किया गया। ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के प्रधानमंत्री का जब प्रोटोकॉल आता है किस मार्ग से जाएंगे, उस मार्ग की व्यवस्था वहां की चन्नी सरकार ने नहीं किया। चन्नी स्वयं अपराधी है। बड़ा आरोप है आपकी पार्टी जी। हम तो यही कहेंगे कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। 600 करोड़ रुपया सालाना एसपीजी सिक्योरिटी पर देश की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को उपलब्ध है। अपने देश में ही उनको डर लग रहा है। वैसे तो वो आप लोग पहले कहते थे जिनको डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। और दूसरे, अभी इसी संसद में पास हुआ है कि 50 किलोमीटर के अंदर तक सीमावर्ती क्षेत्रों का दायरा खुद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के और सुरक्षा व्यवस्था के पास है। हम कहाँ दोषी हैं? हम दोषी हैं तो हमको तो फांसी लटका दी। पूरे मामलों को कैसे देखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का जो हुआ है पंजाब में, यस, प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन एसपीजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एसपीजी की। और एसपीजी ने ही जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, पहले जो सूचनाएं जो आ रही हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला सीधे हवाई हेलीकॉप्टर से उनको जाना था, लेकिन बीच में उनका मार्ग परिवर्तन हुआ और किन परिस्थितियों में जा करके और सड़क पे, पुल पे उनको रुकना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि नहीं साहब, मैं किसी तरह से बच करके आया, नहीं तो मेरी तो जान चली जाती। मुझे लगता है कुछ अतिशयोक्ति है। इस प्रकार से कोई चीज नहीं थी कि कोई ऐसा उनका कोई घेराबंदी नहीं हुआ था, कोई लोग उन तक पहुंच नहीं पाया था, किसी ने गाली नहीं दिया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। इसके बावजूद और इतनी सुरक्षा घेरे में उनके माने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग प्रधानमंत्री जी के को स्कोर्ट कर रहे थे, उनके आगे भी थे, पीछे भी थे, तो उन पे हमला हो जाता। इत्र की बहुत चर्चा है, इत्र की बहुत चर्चा हो रही है आजकल, घर घर इत्र मिल रहा है। हम लोग, इत्र तो वैसे खुशबू फैलाने का काम करता है, लेकिन जिसके जेहन में देश को बांटने का हो, जिसका जेहन उत्तर प्रदेश में गंगा जन्मी तहजीब को खराब करने का हो, जो अपने पाप को, अपने कलंक को नाजायज तरीके से छिपाने का प्रयास करता हो और देश की जनता को दोषी देता हो, इत्र बनाने वालों को दोषी देता हो, तो मैं इस आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इत्र बनाने वाले दोषी नहीं है, आपकी सोच दोष है, आप विकास विरोधी लोग हैं। आपसे क्या परेशानी है भाई? इत्र तो खुशबू देने वाला है,
परंतु इत्र के व्यवसायी पर इतना धन आया कहां से? वो समाजवादी पार्टी 2022 में जब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है तो उसका इकट्ठा किया हुआ पैसा है जो ब्लैक मनी के रूप में है, उसको हमारी एजेंसियों ने बरामद किया है और सच्चाई सामने आ गई। रखते हैं बाबा तो कानून और कानून व्यवस्था की बहुत हवाला देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसको बताइए कि वो पम्मी जैन कौन है जिसके यहाँ से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। हमारे एमएलसी से कुछ नहीं बरामद हुआ है। आप ही के तो एमएलसी हैं। हमारे एमएलसी वो पम्मी जैन दूसरे हैं, पम्पी जैन हमारे एमएलसी जैन है, वो पीयूष जैन है, वो पीयूष जैन है। अब पीयूष जैन से जो पैसा बरामद हुआ है वो बाबा की और भारतीय जनता पार्टी की काली कमाई है, नोटबंदी के बाद से की हुई कमाई है। वो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने में लगती, उत्तर प्रदेश को तोड़ने में लगती। समाजवादी पार्टी हमेशा जो है उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करती है। रोजगार बरक पीयूष और पम्पी की राजनीति कहां ले जा रही है इस चुनाव को? निश्चित रूप से जिस प्रकार से चीजें देखने को मिल रही हैं कि इतना बड़े मात्रा में पैसा बरामद होना, ये तो हम तो कहेंगे कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका भी फेल्योर है। और इतना पैसा लोगों के पास में, एक एक व्यक्ति के पास में करोड़ों करोड़ माने लगभग 200 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसको तो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, हम तो उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है। टाइमिंग तो निश्चित रूप से ये जो छापेमारी की कार्रवाई हुई और जिस तरह से बरामद हुई, तो इसको तो निश्चित रूप से अगर एक सम्यक विवेचन किया जाए तो ये बदले की भावना से ही कही जाएगी कि जिस प्रकार से इसके पहले अगर 2014 की बात करें, लोकसभा चुनाव के पहले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही कहा करते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो जीजा साले जेल में होंगे। 2019 के चुनाव के पहले तक प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई छापेमारी नहीं की, कुछ नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा स्वतंत्र घूमते रहे। और 2019 का जब चुनाव लोकसभा का आया उसके 6 महीने पहले नोटिस पे नोटिस उनको बुलाया गया। आप इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है इस बात से? कांग्रेस पार्टी तो खुद अपने मुद्दे हैं। अखिलेश ने तो बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर, कहा है कि इन सब चीजों की शुरुआत कांग्रेस नहीं करी है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ये दोनों लोग एक चीज एक दूसरे के पूरक है। जैसे बिना दो तार के बल्ब नहीं जल सकता है। और अदम जी की ये धरती, अदम जी ने लिखा था कि ये अमीरों से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मंदिर और मस्जिद आ गए, और जिनके माथे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपने कहा मंदिर मस्जिद की बात की, आप पर अखिलेश हर जगह आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अखिलेश कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अखिलेश ने क्या ये समझकर हमसे पिछला चुनाव में साथ किया था, गठबंधन किया था, हम उनके मंच से भाषण दे रहे थे। पहले गठबंधन किया, अब इस तरह की बातें करने का क्या मतलब? उत्तर प्रदेश को विकास परक सरकार चाहिए। जहां पे विकास का पहिया रुक गया था उस पहिया को आगे बढ़ाने वाला नेता चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश के देखिए बेरोजगार नौजवानों की लाइन खड़ी है, ये सारे लोग, महिलाएं, किसान। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश की क्या दशा है। उत्तर प्रदेश जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां का किसान अपने अगर भुगतान की बात करता हो, अपने अधिकार की बात करता हो, तो इनका गृह मंत्री उन किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम करता है, उनकी हत्या करवा देता है। उसके बाद वही गृह मंत्री 120 का मुलजिम है, गृह मंत्री, सुनिए हुजूर, उसके बाद वह गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के मंच साझा कर रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि ये पूरी सरकार अपराधी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का किसान और नौजवान मुंहतोड़ जवाब देगा। बर्खास्तगी की कब? ये सवाल तो हर कोई उठा रहा है, ना केवल विपक्ष बल्कि किसान। बर्खास्त होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे गृह राज्य मंत्री का कोई, अजय मिश्रा जी का कोई भी दोष नहीं है उसमें। और ये प्रायोजित आंदोलन था, प्रायोजित आंदोलन और प्रायोजित घटना की गई है। इसमें हमारे गृह राज्य मंत्री का कोई भड़काऊ भाषण तो उन्होंने नहीं दिए थे ना वहाँ। उन्होंने कोई इस प्रकार से भड़काऊ भाषण नहीं दिए। उन्होंने जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही। पर कुछ अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं सब खराब है। राशन मिल रहा है, गरीबों को अकाउंट में पैसा जा रहा है बीजेपी सरकार में, तो उससे आप लोगों को क्या दिक्कत? उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इनके गृह राज्य मंत्री ने भाषण दिया था किसानों के खिलाफ 4 दिन पहले, उसके बाद जिस तरीके से सरकार इनको, ये बताइए, अगर कृषि कानून, तीनों कृषि कानून अच्छे थे तो वापस क्यों लिए गए? और अगर वापस लिया गया तो किसानों की हत्या क्यों की गई? इस पे ये सवाल आज भी खड़ा है। और मैं प्रधान सेवक, देश के जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि आखिर किसानों की हत्या कब तक करते रहोगे? किसान आंदोलन क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को नुकसान करेगा? कुछ क्या लग रहा है आपको?
देखिए, निश्चित रूप से जो मध्य या पूर्वांचल की बात है, इधर का जो किसान है वो आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा और ना ही इधर पूर्वोत्तर और अवध क्षेत्र के किसानों की सक्रिय गतिविधियां कहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, निश्चित रूप से वहां के किसान, जहां पे गन्ना बहुतायत मात्रा में बोया जाता है, वो इस आंदोलन से भी बहुत सक्रिय तौर से जुड़े रहे और उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर जो कैंसिल किया है, अब क्या उससे हेल्प मिलेगी बीजेपी को? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा मुझे लगता कि कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। हालांकि बीजेपी जो थोड़ा मोड़ा था वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहां तक गन्ना भुगतान की बात है, हमारे यहाँ गोंडा में ही बजाज की चीनी मिल है जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, लेकिन उसके भी अभी मुझे लगता है कि 50 करोड़ या लगभग 1 अरब रुपए के आसपास अभी पिछले पेराई सत्र का बकाया है। तो इस प्रकार से अगर गन्ना किसानों का अगर पिछले पेराई सत्र का भी बकाया है और सरकार अगर बीजेपी कह रही है कि नहीं हम साहब बहुत हम किसानों के हितैषी हैं, तो कम से कम जो पुराने पेमेंट हैं वो तो दबाव डलवा करके गन्ना किसानों का करवा सकती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों? जी, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, लेकिन हम गोंडा जनपद में अभी दादा ने कहा कि 158 करोड़ रुपया बजाज चीनी मिल बकाया है, पिछले वर्ष का उन्होंने नहीं दिया है भुगतान। एक दाना धान गोंडा जिले में किसी किसान का नहीं बन रहा है। ये राम की बात करते हैं, भगवान राम के गुरु गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर सूकर खेत परसपुर में जो है, उसको जाने की सड़क इस तरीके से टूटी हुई कि आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। और पस्का सरयू का जो मुख्य जवाब है, अभी कल ही मैं उस पस्का क्षेत्र से आया हूं, सरयू में बैठक करने में गया था कर्नैलगंज विधानसभा की। जहां तक सड़कों की बात ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यही गोंडा से लखनऊ जाने की यात्रा 5 घंटे पहले यहां से हम प्रारंभ करते थे तो लखनऊ जाते थे। आज 4 लेन का जो मार्ग है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सड़क 9 किलोमीटर बनती थी प्रतिदिन, वो आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है। उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद गोंडा के 7 विधानसभाओं में लगभग 6700 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़कों की लागत से 7 विधानसभाएं बीजेपी के पास हैं। आप लोग कैसे इस पे टेक ओवर करेंगे? ये लोग झूठ बोलने में पारंगत हैं। जरवल से लेकर फरेंदा तक, गोंडा से लेकर बहराइच तक, गोंडा से लेकर उतरौला तक, ये सारी सड़कें माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी है। अगर नहीं बनी है तो नौजवानों बता दो। ये लोगों ने हमें नौजवानों से भी सवाल ले लेते हैं, नौजवानों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्यों, क्या लगता है, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो अभी इन्होंने बोला सड़कों वाला? अखिलेश यादव की सरकार में बन चुकी है रोड, भाजपा में नहीं बना। गोंडा से बलरामपुर सारी सड़कें माननीय अखिलेश यादव की देन है। जितनी सड़कें बनी है सब समाजवादी पार्टी की देन है। आपको क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो बांटा किसने? 84 का जब सिख दंगा हुआ तो बांटा किसने? जब इनकी सरकार। रोजगार मिल रहा है गोंडा में? बिल्कुल रोजगार मिल रहा है भाई साहब। मैं ये इनसे कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि ये सड़कें गोंडा से बहराइच तक, गोंडा से फरेंदा तक जो कह रहे हैं, ये तो अखिलेश किसी दिन बोल सकते हैं कि ताजमहल का भी फीता। क्यों रोजगार मिल रहा है? भैया, अभी एक हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी का एक कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहां पर युवा गए थे तख्ती लेकर कि युवा मांगे रोजगार। उन्होंने निषाद की रैली। हाँ, उन्होंने कहा कि तख्ती हटा लो नहीं तो बेरोजगार ही रह जाओगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आओ जवानों, आओ किसानों, इंकलाब का नारा दो, शिक्षक कविजन बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर हम देखें सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। क्या बोल रहे थे आप, क्या कह रहे थे? देखिए, सारे योगी जी ने सारे लोगों को जो है रोजगार दिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं। और काफी लोगों को जैसे राशन हुआ, बिजली हुआ और इसके साथ आवास हुआ, शौचालय हुआ। आप काफी वरिष्ठ हैं, आपने पार्टीज को आते जाते देखा होगा। क्या लगता है किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा भला गोंडा किया? देखिए, कमोबेश तो हर राजनीतिक दल जो हैं वो जिले को लूटने का ही काम करते हैं। सारी योजनाएं आ जाती हैं, बंदर बांट करके बनती हैं, लेकिन वो जनता के उपयोग लायक नहीं रह जाती हैं। फिर मतलब कोई दल कुछ नहीं काम, कुछ नहीं। चलिए, सबसे बातचीत करूंगा, आखिरी सवाल लूंगा सबसे, एक सवाल मुझे इतना बताइए, विधानसभा कितनी सीट्स आएंगी बीजेपी के? हमारे जनपद की 7 की 7 विधानसभाएं हम
जीत रहे हैं और जीतेंगे। सपा का क्या कहना है? समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी का बिस्तर गोल करने जा रही है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गोंडा की 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस अब आपका वही नारा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आधी आबादी के सहारे कांग्रेस, और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। मुख्यमंत्री बनेंगी जी, सीएम फेस बनेंगी। बिल्कुल, हर हालत में आधी आबादी का वोट एक तरफ और आधी आबादी में सारे लोग बंटवारा कर रहे हैं। सीट कितनी मिलेंगी कांग्रेस को? आखिरी सवाल है, सीट कितनी तो मिलेगी? में 60 हमारा है, बाकी में नहीं, 7 विधानसभा सीटों में कितने 7 विधानसभा में हम 3 विधानसभा बहुत मुस्तैदी के साथ जीत रहे हैं। बड़ी बात है। आपको क्या लगता है किसकी कितनी आएंगी अब की बार? सात में से। मुझे लगता है कि इस बार जो पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से कुछ सीटें खोने जा रही हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 सीटें कम से कम वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी और वो बीजेपी इस बार नहीं निकाल पाएगी। 3 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी तो लेगी। ये आवाज है गोंडा की। आपने सुना बीजेपी को, आपने सुना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकारों और नॉर्मल लोगों की आवाज। कहानी एक है किसकी सरकार, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी है, तो वक्त बताएगा। पर फिलहाल गोंडा का माहौल गर्म है। अब देखना है इस माहौल में चाय की चुस्कियों के साथ आगे राजनीतिक चर्चा कितनी बढ़ती है और किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें यहां गोंडा से मिलती हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक।